नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। बात पश्चिम एशिया के युद्ध की हो रही है, लेकिन पश्चिम एशिया के बारे में, मिडिल ईस्ट के बारे में जो लोग कहते हैं वो ये कि यहाँ दिखता कुछ है और होता कुछ है। पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्माहट है पॉलिटिक्स को लेकर। नेतन्याहू अभी अभी अमेरिका पहुंचे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है और कहा यह जा रहा है कि वो अमेरिका गए हैं ताकि वहाँ पर गाज़ा में जो लड़ाई है उसमें सीज़फायर किया जा सके, उस लड़ाई को रोका जाए। लेकिन क्या ऐसा होगा? दूसरी चीज़ ये कि ईरान को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। कहा जा रहा है कि अब ईरान से बातचीत का दौर शुरू होगा, लेकिन असल में अमेरिका के बंकर बस्टर बम इजराइल पहुंचने शुरू हो गए और वो बम इतने बड़े हैं कि ईरान को दोबारा से दहलाया जा सकता है। तो जो ये सीज़ फायर दिखाई दे रहा है, युद्ध विराम दिखाई दे रहा है, क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे की कहानी दूसरी है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि नेतन्याहू ने एक लेटर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। लेटर क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है और उस लेटर के पीछे की कहानी क्या है? मुर्तज़ा, वो जो चिट्ठी दी, सारी दुनिया ने देखा एक चिट्ठी सौंप रहे हैं, क्या था उस चिट्ठी में? देखिए, चिट्ठी में नेतन्याहू ने कहा है कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। मतलब उनकी तरफ से प्रपोजल गया है और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार मिले, दुनिया का सबसे बड़ा जो शांति पुरस्कार कहा जाता है। और इसके लिए उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से जिन चीज़ों के लिए हम ये कहेंगे कि एक तरह से शर्त रखी होगी, उसके पीछे ईरान है, गाज़ा है और हमास है। अब सवाल है कि इन तीनों चीज़ों को लेकर क्या डील हुई है, क्या बात हुई है? हाँ, चलिए शर्तों की बात तो आप बताइएगा। एक इंटरेस्टिंग बात मेरे दिमाग में अभी आई कि डोनाल्ड ट्रंप को दो लोगों ने नॉमिनेट किया है अब तक इस पीस प्राइज के लिए। पहला कहा जा रहा था कि आसिम मुनीर ने और दूसरा नेतन्याहू ने। मतलब दो जो जंगें शुरू हुई हैं अभी पिछले वक्त में, इजराइल की जंग तो लगातार चल रही है, उसको लीड नेतन्याहू कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके अंदर जो सबसे बड़े विलन थे वो खुद आसिम मुनीर थे, और ये दो लोग नॉमिनेट कर रहे हैं शांति पुरस्कार के लिए। तो अपने आप में मेरे ख्याल से इससे बड़ी आयरनी नहीं हो सकती। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का दावा करते आ रहे हैं कि भाई ये जंग रुकवा दी और वहां जंग रुकवा देंगे और राष्ट्रपति बनने के बाद दुनिया में सब सुकून हो जाएगा, शांति हो जाएगी, लेकिन उनकी कथनियों करनी में बहुत ज़्यादा फर्क है। और नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो ऐसे हल्की बातों के लिए या ऐसे हम कहें कि हवाई बातों के लिए नहीं दिया जाता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं और आज जो है इजराइल के अखबारों की सबसे बड़ी सुर्खी ये है, जो शायद नेतन्याहू के दौरे से बड़ी खबर ये है कि गाज़ा में इजराइल के 5 सैनिक मारे गए हैं और करीब 14 सैनिक जो हैं वो घायल हुए हैं। सुहेल, ये हमला जो है वो गाज़ा के बेत हुनून में हुआ है, जो उत्तरी गाज़ा का इलाका है और जो गाज़ा और इजराइल का जो उत्तरी बॉर्डर है उससे ये चंद किलोमीटर दूर है। सेदरोत शहर है इजराइल का, उसके बहुत करीब है और पहले भी बहुत सारे ऑपरेशंस यहाँ पे करते रहे। इनफैक्ट जो तस्वीरें मैंने देखी हैं उससे तो ये लगता है कि वहाँ पर कोई भी इमारत खड़ी हुई नहीं है, पूरा रबल कर दिया गया है, मलबा बना दिया गया था। और कई बार इस बात का दावा किया गया कि बैत हुनून इलाके से पूरी तरह से पैसिफाई कर दिया गया है, वहाँ से हमास को पूरी तरह से उखाड़ दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद जो आज ये हमला हुआ वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं वो या तो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वापस वहाँ पहुँचते जा रहे हैं, या पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। और एक कमांड स्ट्रक्चर हमास का पिछले 2 साल की लड़ाई के अंदर भी उस कमांड स्ट्रक्चर को तबाह नहीं कर पाए, इसीलिए इस तरह की वारदातें हो रही हैं। लेकिन हमास बता रहा है, वो खुद बता रहा है कि हमास जिंदा है। अब इसको हम कहते हैं कि टाइगर जिंदा है वाली बात, लेकिन हमास ये बता रहा है कि उसके ऑपरेशन जो हैं वो जारी हैं। और इस दौरान जो है हमास का एक और लीडर जो है अबू हमजा, उसका नाम निकल के सामने आया है और बताया जा रहा है कि अब जो हमले हो रहे हैं अबू हमजा जो है उसके कमांड में ये हमले हो रहे हैं। अब जो 7 तारीख का जो हमला हुआ है बैत हुनून में, उसमें एक इजराइल की एक पेट्रोलिंग पार्टी थी किफिर ब्रिगेड की, उस पर अटैक हुआ और उसमें 5 सैनिक मारे गए। अब खास बात यह है कि 24 जून को इसी ब्रिगेड के ऊपर एक हमला हुआ था, उसमें इजराइल के 7 सैनिक मारे गए थे। और तब उस हमले के बाद ये कहा जा रहा था कि इजराइल के अंदर जो किफिर ब्रिगेड है उसे लेकर सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि जनवरी में इस ब्रिगेड ने गाज़ा के बहुत बड़े हिस्से की जिम्मेदारी संभाली थी, लेकिन इस पे हमास के हमले जो हैं वो लगातार जारी हैं।
बड़ी बात यह देखिए, जब आप एयर ऑपरेशंस करते हैं, बम गिराते हैं, जैसा कि इजराइल लगातार गजा में करता रहा है, तो आपके पास एक इम्यूनिटी होती है, आपके ऊपर कोई रिटेलिएशन नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स या उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन जब फौजी जमीन पर होते हैं तो लड़ाई जो है उसमें खतरा बढ़ जाता है, और इसराइल के लिए यही हो रहा है। और इसीलिए जो जमीर हैं, जो IDF चीफ हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि हम जिस तरह का ऑपरेशन की लिमिट्स की डिमांड हमसे की गई थी सरकार से, वो हमने पूरी कर लिया। हमारी तरफ से गजा के अंदर ऑपरेशंस अपने बिल्कुल जो चरम है उस पर पहुंच चुके हैं, और उससे आगे अगर हम ऑपरेशंस कंटिन्यू करेंगे या दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो जो हमारे लोग हैं, जो हमास के पास हॉस्टेजेस हैं, उनकी जान को खतरा पड़ जाएगा। और हॉस्टेजेस पर ही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। कहा यह जा रहा है कि नेतन्याहू जो इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, बात यही चल रही है कि किसी तरह से उन हॉस्टेजेस को वापस लाया जा सके। देखिए, आज सुहेल, हम आज बात कर रहे थे इल्म और शुजात की। तो इल्म और शुजात, जब हम जंग की बात करते हैं तो ये दो चीज सैनिकों में आज के दौर में बहुत जरूरी है। भी आपको अपने दुश्मन के बारे में जानना चाहिए, आप उससे कैसे लड़ेंगे, किस तरह आपकी रणनीति होगी, इन सब में आपको माहिर होना चाहिए। तो क्या इजराइल की सेना हमास के मुकाबले में क्या वो कर पा रही है, या हमास जो है वो किस तरह इजराइल की सेना का सामना कर रहा है? भाई, हमास जो है क्या है, एक क्रूड हथियारों के से लैस जो है एक ऐसी मिलिशिया है, और एक ऐसी फोर्स है जो चप्पल पहन के लड़ रही है। और वहीं सामने इजराइल की फोर्स है जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में दुनिया की सबसे बेहतरीन फोर्स मानी जाती है, और उसके पास जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो दुनिया की बेहतरीन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां मानी जाती हैं। लेकिन 24 तारीख और 7 तारीख को जो हमला हुआ है उसमें आप देखिए कि 24 तारीख को हमास ने उनकी एक बख्तरबंद गाड़ी पूमा को निशाना बनाया, और उसमें एक ऐसे विस्फोटक का इस्तेमाल किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के ज़माने का है। वो एक्सप्लोसिव, उसको बोलते हैं EPF, एक्सप्लोसिवली पेनिट्रेशन आर्मर, कुछ ऐसा आर्मर पेनिट्रेशन, हाँ, कुछ ऐसा वर्ड है उसका, तो फुल फॉर्म उसकी। तो उसके जरिए इस्तेमाल किया, और उसमें हुआ क्या कि हमास के एंटी टैंक दस्ते ने उस विस्फोटक को जाकर एक बख्तरबंद गाड़ी के जो हैच जो खुला हुआ था उसमें डाल के वो आ जाता है, और तभी उसमें धमाका होता है, उसमें 7 सैनिक मारे जाते हैं। अब इस तरह का जो छापामार युद्ध जो है, जो हमें गाजा में देखने को मिल रहा है, उसकी क्या इजराइल ने उम्मीद की थी? क्या उसको लग रहा था कि हमास इस तरह भी हमले करेगा? और 24 तारीख के बाद आज कल जब 7 तारीख को हमला हुआ, तब भी ऐसे ही हमला हुआ है, जब 3 लेयर में ये हमला किया गया है। पहले जब बारूदी सुरंग के जरिए हमला किया गया, उसके बाद जब उन सैनिकों को रेस्क्यू करने जो लोग आए उन पर भी फिर गोलियां दागी गई। मतलब हमास के पास एक मल्टी लेयर में उनकी जो एंटी टैंक दस्ते हैं या जो भी हम कहें, वो उसमें ऑपरेट कर रहे हैं वो लोग। मतलब ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटीज अभी भी बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत फ्लैट आउट हो गया है और लोन वुल्फ अटैक जैसे होता है कि एक आदमी कहीं बैठा हुआ और वो निशाना बना ले किसी को, ऐसा नहीं हो रहा है। एक बढ़िया सोचे समझे तरीके से, प्लान्ड तरीके से यह हमला हुआ, जो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो स्ट्रक्चर है वो बाकी है, कहीं ना कहीं जो कमांड है वो कायम है, और कहीं ना कहीं उनको हथियार अभी भी मुहैया हैं, और वो हथियार भी जिनका वो सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जो IDF चीफ हैं वो भी ये बार बार इन ऑपरेशनल डिफ़िकल्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और इसीलिए शायद इस वक्त जो सबसे ज़्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है वो गजा के सीज़ फायर को लेकर है। कहा यह जा रहा है कि कुछ भी होकर गजा का सीज़ फायर हो जाएगा ताकि एक्सट्रिएट कर पाए अपने आप को इजराइल, उस परिस्थिति से निकाल पाए। लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो दूसरी है। कहानी यह है कि ये गिव एंड टेक हो रहा है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच। असल में नेतन्याहू चाहते ये हैं कि गजा की लड़ाई को मैं भले रोक दूं, लेकिन मुझे क्लीन हैंड मिल जाए ईरान पर हमला करने के लिए। देखिए, नेतन्याहू बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। हम ये समझ रहे हैं कि भाई ईरान पे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और इसकी वजह जो ये अभी हाल में जो एक तरह से एम्बुश हुआ है इजराइल की मिलिट्री पर, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्योंकि जो कल हमला हुआ है बेथरून में, उसमें किफिर ब्रिगेड के नेज़ा यहूदा बटालियन है, उसके सैनिक मारे गए हैं। अब ये बटालियन ऐसी है जिसमें इजराइल के हारेदी जो वहाँ का एक फ़िरका है, कम्युनिटी है, उसके सैनिक शामिल होते हैं, क्योंकि जो हारेदी कम्युनिटी है
वो उसकी तरफ से जब आर्मी में रिक्रूटमेंट की बात आती है तो बहुत ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिलता है। उत्साह नहीं, इनफैक्ट वो लोग खिलाफ हैं उसके। हाँ, और बहुत ड्राफ्ट ज़्यादा के, उसी हाँ। चीज़ के कॉम्प्लेक्स, जो इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हाँ। इसकी वजह से निज़्ज़ा यहूदा बटालियन बनाई गई ताकि जो हारेदी कम्युनिटी के लोग हैं वो फौज में शामिल हों। अब देखिए क्या है कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है उसका ये टारगेट है कि 54,000 सैनिक उसे चाहिए कॉन्स्क्रिप्शन के जरिए, ताकि जो आम लोग हैं वो आए आगे और फौज में शामिल हों, क्योंकि इजराइल में फौजियों की लगातार जरूरत बढ़ती है और पड़ रही है इस युद्ध के दौरान। और पिछले साल उन्होंने टारगेट किया था 6,000 हारेदी कम्युनिटी के लोगों का, लेकिन उसमें से भी शायद 1200 या 1500 लोग आए, और इस साल वो उससे बड़ा टारगेट रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि 3 से 4 हज़ार लोग तो कम से कम शामिल हों। लेकिन अब ये जो एम्बुश हुआ है, इसमें जो सैनिक मरे हैं हारेदी कम्युनिटी के, इसके बाद नेतन्याहू पे दबाव काफ़ी बढ़ेगा। देखिए, हारेदी कम्युनिटी के बारे में आपको बता दें, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी है और बेसिकली ज्यूज की जो स्टडी है, मतलब जो उनका धार्मिक स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ने पढ़ाने का काम ये मानते हैं कि ये हमारा मेन काम है, इसके अलावा हम और कोई काम नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि हमें टोटल इसकी छूट मिले, इसीलिए वो आर्मी ड्राफ्ट से बचते हैं, आर्मी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो उन्हें लगता है कि ये वक्त ज़ाया करना है। हमको किताबें जो उनके रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसको पढ़ने और उसको याद करने और उसको फॉलो करने ही सिर्फ हमारा काम है। और इसी वजह से हारेदी लोग जो हैं वो उस ड्राफ्ट से बाहर रहते हैं, कंस्क्रिप्शन से बाहर रहते हैं, आर्मी ज्वाइन नहीं करते हैं। लेकिन अब दबाव बन रहा है सरकार के ऊपर, क्योंकि लोग कम होते जा रहे हैं। नहीं, साथ में वहां के सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है कि भाई आप हारेदी कम्युनिटी के लोगों को शामिल करें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि अगर जंग में जाने को लेकर अगर वहां पर बाकी कम्युनिटीज सवाल उठाती हैं तो फिर जो गवर्नमेंट है, चाहे फिर नेतन्याहू है, चाहे फिर उनका पूरी सरकार है, वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो सवालों के घेरे में आ जाएगी। अब दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ईरान को लेके जो बात मैंने कही वो इसलिए कही क्योंकि लगातार सप्लाई जो है वो चल रही है। अमेरिका ने लड़ाई तो बंद करवा दी, ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवा दिया है, लेकिन उस सीज फायर के बाद की जो गतिविधि है वो बेहद चौंका देने वाली है। अगर सीज फायर हो गया है और अगर कोई आगे प्लान नहीं है, जैसा आप भी ये लोग मान रहे हैं, तो इतना जो हथियार सप्लाई किया जा रहा है अलग अलग रूट से इजराइल के पास, उनको बंकर बस्टर बम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो एम्यूनेशन खत्म हो गया था वो सारा दोबारा से भरा जा रहा है। अब किस जंग की तैयारी हो रही है? देखिए, 12 दिन का जो युद्ध चला है उसमें इजराइल ने 900 टारगेट जो है तबाह किए हैं, ये उसका दावा है, और उसमें करीब 4,500 के आसपास जो है बम इस्तेमाल हुए हैं, और सभी बंकर बस्टर बम या फिर जो 1,000 पाउंड या 2,000 पाउंड के जो बम थे ये शामिल थे। अब ऐसे ही 7,000 अगर बम लाए जा रहे हैं तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो जो अभी युद्ध हुआ है हम उससे भी दुगनी इंटेंसिटी का युद्ध की ये तैयारी कही जा सकती है। तो क्या ट्रंप जो है एक तरफ बात करते हैं कि सीज फायर होगा और आगे युद्ध नहीं होगा, आगे जंग नहीं होगी, लेकिन ऐसे ही मौके पर वो इजराइल का गोदाम को, हथियार गोदाम को वापस भर रहे हैं। और ये देखिए कि दूसरी तरफ उन्होंने यूक्रेन का जो सप्लाई थी वो रोक दी थी, हालांकि अब ट्रंप ने कहा है कि वो उनको हथियार देंगे। बड़ी बात यही है कि ये हथियार जो अब इजराइल के पास आ रहा है वो पहले यूक्रेन जा रहा था, लेकिन यूक्रेन की सप्लाई को रोक के इस सप्लाई को डाइवर्ट किया गया और इजराइल आने लगा, जबकि इजराइल इस वक्त किसी बड़े एक्टिव जंग में नहीं है। यूक्रेन के ऊपर तो लगातार रूस के हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को तो इन हथियारों की ज्यादा और सख्त जरूरत थी, क्योंकि यूक्रेन को तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए इन हथियारों की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद वो सप्लाई बंद कर दी गई और इधर सप्लाई चालू कर दी गई। अब यहां पर जो रोल निकल कर आता है वो डोनाल्ड ट्रंप का निकल कर आता है। ये सारी चीजें तो हो गई भाई, ये सारा पीछे जो पर्दे के पीछे चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप यहां पर क्या करते हैं। देखिए, बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को आप ये समझ लीजिए कि उनकी एक बड़ी तमन्ना है कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। नोबेल पीस प्राइज के लिए वो नॉमिनेशंस ले रहे हैं दुनिया भर से, जैसे नेतन्याहू ने भी आज उनको नॉमिनेशन दिया। गाजा में लड़ाई अगर वो रोकते हैं तो क्या वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे? क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा कि रूस और यूक्रेन की जंग अभी रुकने वाली है। देखिए, ये पूरा निर्भर करेगा कि ईरान से बातचीत आगे किस माहौल में होती है, और इस बातचीत के दौरान क्या कोई हमला ईरान पे होता है कि नहीं, क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेश्कियां, उन्होंने ये कहा है कि हम बातचीत पे तो लौटना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी बातचीत नहीं चाहते जिसमें ईरान को दोबारा टारगेट बनाया जाए। उनका साफ इशारा है कि नेतन्याहू जो है क्या
अगर कोई बातचीत होती है तो क्या इसका फायदा उठाएंगे और फिर अटैक कर देंगे। मसूद पेजिशकियान ने ही एक और भी बयान दिया। उनका ये कहना है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी टारगेट किया गया ईरान की। इनफैक्ट उन्होंने ये तक कहा है कि मुझे भी मारने की कोशिश की गई। मतलब ईरान के राष्ट्रपति पर भी अटैक इजराइल ने किया था। पूरी तरह से जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको अली खामनेई की तो बात खुद ट्रंप ने कबूली थी कि इजराइल जो है वो अली खामनेई पर हमला कर सकता था, उनको ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैंने उन्हें रोका। मसूद पेजिशकियान ने कहा कि मुझ पर भी हमला किया गया, मैं किसी तरह से बच गया। तो अगर पॉलिटिकल लीडरशिप को ख़त्म करना मकसद था तो जाहिर बात है वहाँ पे रेजीम चेंज चाहते थे। अगर रेजीम चेंज चाहते थे तो वो मकसद तो अभी भी हल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो उनके वॉर के जो मकसद थे वो अभी भी बाकी हैं। पेजेशकियान ने एक बात और कही है जो बहुत दिलचस्प है। उन्होंने कहा ये साजिश इजराइल की थी, इजराइल मारना चाहता था, लेकिन अमेरिका इसके पीछे नहीं था। तो वो क्या बताना चाहते हैं? मतलब कि वो एक अमेरिका के साथ जो एक ब्रिज बन रहा है, जो इस युद्ध से पहले ही बना था कि बातचीत चल रही थी और आखिरी दौर में जब बातचीत थी, जब लग रहा था कि चीज़ें सुलझ जाएंगी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो विवाद है उसका कोई हल निकलेगा, तभी इजराइल ने हमला कर दिया था। तो क्या वो जो ईरान जो है वो अमेरिका की तरफ अब भी किसी उम्मीद से देख रहा है? क्या उसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप में अब भी कुछ उम्मीद है बातचीत की? देखिए, अल्टीमेटली और कोई रास्ता है भी नहीं। ये जो पूरा न्यूक्लियर वाला फंडा है ईरान और अमेरिका के बीच, इसके अंदर हल तो बातचीत से ही निकल सकता है। अल्टीमेटली आप कितने भी बम गिरा लें, आप उनके हाथ से जो वो 400 किलो यूरेनियम इनरिच कर चुके हैं वो छीन के तो ला नहीं सकते, या उसके लिए कोई बहुत बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन चलाना पड़ेगा ईरान के अंदर और इन चीज़ों को वहाँ से निकालना पड़ेगा। वो ऐसा होता हुआ अभी तो लग नहीं रहा है। बम गिराना, जितना मुझे लगता है जो बम उन्होंने गिराने थे वो उन्होंने गिरा लिया और वो एक क्लोज चैप्टर हो गया अमेरिका के लिए कम से कम। अब नेतन्याहू और ट्रंप क्या डील करेंगे ये बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जून और जुलाई ये दो बहुत अहम महीने माने गए थे इस ईरान की परमाणु बातचीत को लेकर, और ये कहा जा रहा था कि जो भी होगा इस महीने में ही होगा, जून और जुलाई के अंदर ही। अब देखिए, जून तो जिस तरह बीत गया, लेकिन जुलाई में अब हम गाज़ा में देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत तेज़ी से बिगड़ती आ रही हैं। और ना सिर्फ गाज़ा में जो हमास को लेकर जो इजराइल का युद्ध है वो तेज़ हुआ है, क्योंकि रोज़ जो है वहाँ पर 50 से 100 लोग मर जाते हैं इजराइल की बमबारी में। और अब जब इजराइल के ऊपर भी हमास के हमले बढ़े हैं, तब नेतन्याहू जो है वो अपनी डोमेस्टिक जो वहाँ के पॉलिटिक्स है या फिर जो वहाँ की जनता है उसके बीच उन पर सवाल उठ रहे हैं कि आप जो है युद्ध ख़त्म क्यों नहीं करते और बंधकों को क्यों वापस नहीं लाते हैं। ये दबाव की जो बात कही है मुर्तज़ा ने, ये बहुत सटीक है, क्योंकि हुआ ये है कि पहले जो हर्जी हलेवी थे, जो इनके आईडीएफ चीफ थे, उनके बारे में नेतन्याहू ने इस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की थी कि यार वो थोड़े सॉफ्ट हैं, उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं गज़ा में जैसे हम चाहते हैं। लेकिन अब ज़मीर के आने के बाद से वहाँ पर कोई उनको कमी निकालने का मौका नहीं मिला। और ख़बरें तो यहाँ तक भी है कि जो क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं उसमें ज़मीर और नेतन्याहू आमने सामने आए हैं और काफ़ी बहस हुई है गज़ा को लेकर, क्योंकि इस ज़मीर का ये मानना है कि हमने ऑपरेशंस के लिए जो हमसे कहा गया था हमने पूरा कर लिया है और अब वहाँ के हालात इस लायक नहीं है कि वहाँ पर और ऑपरेशंस किए जाएं। देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पर खाने की बेइंतहा शॉर्टेज हो चुकी है। वहाँ पर 56-57 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। वहाँ पर कोई बिल्डिंग खड़ी हुई नहीं है, पूरी तरह से ज़मीन में मिला दिया गया है। टेंटों में लोग रह रहे हैं। जब खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो जाहिर बात है वहां पर एक पूरा विद्रोह भी हो सकता है। मतलब लोग जब उन्हें लगेगा कि हम तो मरना ही है, तो वो गोलियों से भी मरने से फिर डर निकल जाएगा। अच्छा, अब जो है सबकी नज़र में खास से एक तरह से अरब देशों पे भी होनी चाहिए। हाँ। मिस्र है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, ये और बाकी देश हैं, कतर तो है ही है, कि इनका रोल क्या होता है क्या सीज फायर पे? क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से कहा गया है कि भाई जो जाना चाहता है जाए, और हम चाहते हैं कि उनका फ्यूचर अच्छा हो। अब वो इस बड़ी जंग के बाद, इतनी बमबारी के बाद वो चाह रहे हैं कि गाज़ा के लोग चाहते हैं अच्छी ज़िंदगी जिए और वो कहीं जाना चाहते हैं वो जाएं, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब उनकी तरफ से बात कही जा रही है और ट्रंप का लगता है कि वो मोहर लगाएंगे इस पर, और जो अरब देश हैं, जो इनके एलाई माने जाते हैं, अच्छे एलाई, क्या वो उनको तैयार कर पाएंगे?
मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि इस तरह का कोई मामला बन पाए। हो सकता है क्योंकि ट्रंप ने ये आइडिया पहले भी टॉस किया था कि हम गाज़ा से लोगों को निकाल दें और रिवियरा बना लें, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, लेकिन मुझे इसके चांसेस होते हुए कम लगते हैं। एक तो ये पॉपुलेशन छोटी नहीं है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। इस पूरी पॉपुलेशन को दूसरी जगह शिफ्ट करना अपने आप में एक मुश्किल काम है और फिर कोई भी ये जिम्मेदारी शायद नहीं लेना चाहेगा। इनफैक्ट अभी जो सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे जब पूछा गया अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में कि अब आगे क्या होगा, इजराइल के साथ आपके संबंधों का क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि पहले गाज़ा का फैसला होगा, उसके बाद ही कोई बात आगे बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली देखिए, भले वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो रहे हो, लेकिन हार्ड स्टैंड तो जो है वो अरब देशों ने ले रखा है। अब आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने को अब अगले 1-2 दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली वो पूरे इस खित्ते की जो पॉलिटिक्स है, जो फ्यूचर है, वो डिसाइड करेगा। ईरान में, गाज़ा में, मिस्र में, सऊदी अरब में, जॉर्डन में, सब कुछ जो है वो इस मीटिंग पे डिपेंड कर रहा है जो इस वक्त वाशिंगटन डीसी में चल रही है।